हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पीपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम लोग फिर 65 और 66 जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है, इस पे आज हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। यानी कि हम लोग से ये पूछा जा रहा है, कि आईआईपी, जिसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कौन जारी करता है। तो आप लोग से बार बार पहले भी चर्चा किए थे हम कि जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, सीपीआई की बात करते हैं, आईआईपी की बात करते हैं, तो ये जो भी गणना किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, ये एक मॉस्फी मॉस्फी एक मंत्रालय है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय कहते हैं। तो इसी सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको अभी परिवर्तित करके एनएसओ कर दिया गया है। एनएसओ कर दिया गया है। तो हम लोग के पास जो ऑप्शन है, ये चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो ऑप्शन पहले हुआ करता था वो सीएसओ हुआ करता था, लेकिन अब इसके स्थान पे क्या हो गया है, एनएसओ हो गया है। तो आप लोग अब जो याद करेंगे, एनएसओ को याद करेंगे, सीएसओ को याद नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो निम्नलिखित है। तो पहले ये 77 पोजीशन पे था, जो कि अब 63वां हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर देखते हैं क्वेश्चन। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2021 के लिए साख का क्या लक्ष्य रखा गया है। देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि संस्थागत संस्थागत साख की बात की जा रही है। यानी कि जब हम लोग साख की बात करते हैं तो साख दो प्रकार का होता है, एक संस्थागत होता है और एक गैर संस्थागत होता है। गैर संस्थागत की बात करते हैं। अब गैर संस्थागत में क्या होता है, तो साहूकार होते हैं, जो हम लोग गांव समाज में देखते हैं कि साहूकार से कोई व्यक्ति कर्ज लेकर के अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करता है। और संस्थागत कितना है, क्या है, तो जितने भी वित्तीय संस्थान है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वित्तीय संस्थान दो प्रकार के हैं। एक को बोलते हैं बैंक और दूसरे को बोलते हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बैंक की बात करते हैं तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के बैंक है, और नॉन बैंक की बात करते हैं तो हमारे पास नाबार्ड है, एक्जिम है, नेशनल हाउसिंग बैंक है। ये सब क्या है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्थागत ऋण की बात कही जा रही है। तो जब ये 2021 में भारत सरकार ने जब बजट अपना इंट्रोड्यूस किया था, तो उस बजट में उन्होंने लक्ष्य रखा था कि हम 15 लाख करोड़ रुपया संस्थागत ऋण बांटने का काम करेंगे। यानी कि वित्तीय संस्थानों के माध्यम से हम करीब करीब 15 लाख रुपया एग्रीकल्चर क्रेडिट करेंगे, यानी कि कृषि को ऋण देंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जब हम लोग 24-25 का डाटा देखते हैं, तो 24-25 में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 18 लाख करोड़ का। तो आप लोग अभी 25-26 में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 18 लाख करोड़ का। तो आप लोग अभी के हिसाब से इसको याद कर लेंगे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो यह योजना मुख्यतः जो लाया गया है ये किसानों के लिए लाया गया है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो किसान लोग सिंचाई के लिए जो डीजल चालित, पेट्रोल चालित जो पंपी सेट यूज करते हैं सिंचाई कार्य करने के लिए, इसके स्थान पे सरकार का उद्देश्य है कि समाप्त करके, यानी कि किसानों के डीजल और किरोसिन पर से निर्भरता को समाप्त करके पंप सेटों को सोलर प्लेट से, सोलर ऊर्जा से जोड़ना इसका उद्देश्य रहा है। इसलिए भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना लेकर के आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। अब हम लोग बार बार देखते हैं कि पेपर वगैरह जब पढ़ते हैं तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो एसबीआई है। सबसे बड़ा बैंक कौन है, एसबीआई है। तो विश्व के 100 बड़े बैंकों में कौन शामिल हो गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है। अब इसके संबंध में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बैंकिंग रिफॉर्म की बात करेंगे तो एलपीजी के उपरांत, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के उपरांत हमारे देश में, भारत में बैंकिंग रिफॉर्म के लिए 2 कमेटी मुख्यतः गठन की गई। एक 1991 में किया गया है, एक 1998 में किया गया है। ये 2 जो कमेटी बनाई गई थी, इस दोनों कमेटी के जो अध्यक्ष थे ये नरसिंहम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, यही कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि भारत में जो कार्यरत बैंक है, उस भारत में कार्यरत बैंकों को, कुछ बड़े बैंकों को विश्व स्तरीय बैंकों के रूप में उसको ढाला जाए। और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे आप लोग देखेंगे कि हमारे देश में जब हम बैंक की बात करते हैं तो जो एसबीआई की जो स्थापना हुई है, इसका स्थापना का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन एसबीआई जब 1955 में एसबीआई को भारत सरकार ने जब अपने अधीन में लिया, और उस समय भारत में कार्यरत जो एसबीआई के सहायक बैंक थे, जो उस समय 7 सहायक बैंक थे, तो ये 7 जो बैंक थे सहायक बैंक, आप देखते हैं कि 2008 में तथा 10 में इस सहायक बैंकों को विलय कर दिया जाता है एसबीआई में, और पुनः 2020 में बचे हुए 5 बैंकों का विलय कर दिया जाता है एसबीआई में, और भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया जाता है एसबीआई में। तब एसबीआई जो पहले विश्व के 100 बड़े बैंकों में कहीं भी शामिल नहीं था, इसको शामिल होने के बाद यह विश्व के 100 बड़े बैंकों में शामिल हो गया। और वर्तमान में जब देखेंगे तो विश्व के 100 बड़े बैंकों में भारत का एसबीआई का स्थान 45 है, और जब शामिल हुआ था उस समय इसका पोजीशन 54 था। तो अभी हम लोग को करंट में याद करना है कि अभी जो 100 बड़े बैंकों में अगर हम लोग से अब ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से भारत में कार्यरत कौन से ऐसे वाणिज्यिक बैंक है जो विश्व के 50 बड़े बैंकों में शामिल हो गया है, तो वो आंसर क्या होगा, भारतीय स्टेट बैंक होगा। जब ये क्वेश्चन पूछा गया है उस समय 100 बैंकों में पूछा गया, तो 100 बैंकों में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, और अभी यह 50 बैंकों में शामिल हो गया है। तो इसको आप लोग फिर याद कर लेंगे। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। ये निर्भीक जो योजना लाई गई है मुख्यतः निर्यात को प्रमोट करने के लिए लाई गई है। तो इससे कौन लाभान्वित होगा, तो निर्यात क्षेत्र लाभान्वित होगा। यानी कि वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले एरिया है जो निर्यात पर आधारित है, उनको इसके फायदा मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित
बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये पूरा प्रशासन से संबंधित यानी कि सरकार के एग्जीक्यूटिव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, गवर्नेंस से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो मक्का और गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए ये दिया गया था। तो ये भी याद करने वाला फैक्ट्स है। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्यतः उद्देश्य है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना है। तो इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ। बिहार सरकार के 7 निश्चय में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित जब है की बात करते हैं तो महिला रोजगार है, साफ पानी पीने का है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति है, लेकिन ये बाल कल्याण वाला ये 7 निश्चय का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 18-19 में यह था। तो देखिए 18-19 का डाटा पूछा जा रहा है, यानी कि 18-19 की तुलना में बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध ग्रॉस डोमेस्टिक यानी कि स्टेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रति व्यक्ति यानी कि जीडीपी की तुलना में ये कितना है? तो उस समय जीडीपी की तुलना में कितना था? 33% था, लेकिन अभी देखेंगे तो अभी 31.2% के आसपास हो गया है। यानी कि 18-19 से लेकर के आज की जब बात करते हैं तो भारत का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 18-19 की तुलना में वर्तमान में बिहार में क्या हुआ है? कम हुआ है। यानी कि जिस अनुपात से पूरे विश्व भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, उस अनुपात में अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार का जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है, लेकिन चूंकि बिहार में पॉपुलेशन यानी कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पर कैपिटा जब निकालते हैं, पर जीडीपी निकालते हैं, तो उसके अनुपात में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? फूड मैनेजमेंट यानी कि जो फूड एफसीआई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफसीआई का फंक्शन ही होता है फूड मैनेजमेंट करना। तो अब एफसीआई का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ये खाद्यान्नों का निर्यात, इसका ये कहीं भी उद्देश्य इसका नहीं होता है। बस ये देश में केवल खाद्यान्नों को खराब होने से सही उसका प्रमोशन करने से, प्रोसेसिंग करने से संबंधित इसका उद्देश्य होता है। अगला है भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। अब जैसे हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि जब राजस्व घाटा की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी दोनों के अंतर को कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट्स। तो हम लोग से यही पूछा जा रहा है कि रेवेन्यू जो डेफिसिट्स है इसका क्या तात्पर्य है? रेवेन्यू डेफिसिट्स का क्या तात्पर्य है? तो पहला है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। जब पहले हमने विभिन्न प्रकार के घाटे से संबंधित जो हमने एक वीडियो शूट किया था, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि जो राजस्व घाटा होता है इसका संबंध केवल सरकार अपने वर्तमान के जरूरतों को, यानी कि चालू खर्चा बोल सकते हैं उसको, करंट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, अपने करंट एक्सपेंडिचर को करने के लिए सरकार उसका प्रयोग करती है। यानी कि सरकार को यहाँ जो आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है, इस बीच के गैप को पूरा करने के लिए सरकार जो बोरोइंग का सहारा लेती है, इस बोरोइंग से किसी भी प्रकार का कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं होता है, पूंजी का सृजन नहीं होता है। ठीक है, यही हमने उस समय चर्चा किया होगा।
तो यहाँ पे हम लोग से पूछा रहा है कि पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे पूछा है कि पूंजीगत संपत्ति के निर्माण नहीं करते हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आमदनी और खर्चा के बीच जो मिसमैच है, इस मिसमैच को पूरा करने के लिए जो सरकार बोरोइंग का सहारा लेती है, इसी बोरोइंग को राजस्व घाटा कहते हैं। तो इस राजस्व घाटा से किसी भी प्रकार का संपत्ति का सृजन नहीं होता है, इससे किसी भी प्रकार का संपत्ति का सृजन नहीं होता है। लेकिन वही जब फिजिकल डेफिसिट्स की बात करेंगे तो फिजिकल डेफिसिट में संपत्ति का सृजन होता है। तो यहाँ पे हम लोग से चूंकि राजस्व घाटा से पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? देखिए एक डाटा यहां से याद करेंगे, 1920 की बात कही गई है, आप लोग 1819 से याद करेंगे, 1819, और इसके पहले आप देखते हैं 1718, और 1718 में हम लोग जीएसटी रिफॉर्म किए हैं, हम लोग अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में हम लोग रिफॉर्म किए हैं। तो जब से हम लोग रिफॉर्म किए हैं तब से भारत में, भारत से कहेंगे, में कहेंगे, भारत से निर्यात में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो ये 1819 से लेकर के, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 1920 से पूछा जा रहा है, यानी कि लगातार 1819 से लेकर के और आज तक, आज तक जब आप देखेंगे कि भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश कौन है, तो अमेरिका है। भारत का सर्वाधिक व्यापारिक हिस्सेदार वाला देश कौन है, तो अमेरिका है। जब 1819 के पहले चलते हैं तो कौन सा था, चाइना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। बस हम यही कह रहे हैं कि आप 1819 से लेकर के लगातार आज तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है, अमेरिका है। 1819 से पहले कौन था, तो चाइना था। और यह सबसे बड़ा अमेरिका व्यापारिक भागीदार देश होने के पीछे एक कारण जीएसटी भी है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म होने से, अप्रत्यक्ष कर में सुधार होने से हमारे देश में उत्पादन तथा उत्पादकता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और वृद्धि होने से जो अप्रत्यक्ष कर के ऊपर, जो कर के ऊपर कर लगता था, जिससे वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती थी, अब वस्तु के मूल्य में कमी होने से भी हमारा निर्यात क्या हुआ है, बढ़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। चलिए, भारतमाला परियोजना भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है? तो भारतमाला लाया ही गया था सड़क इंफ्रा के लिए। ठीक है, भारतमाला परियोजना क्या है, सड़क इंफ्रा के लिए लाया गया है। और इसका उद्देश्य है कि पूरे देश को सड़क मार्ग से जोड़ना है, और खास करके वैसे देश जो कोस्टल एरिया वाले राज्य हैं, उस कोस्टल वाले राज्यों को, जो लैंडलॉक एरिया है, उसको जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है भारतमाला परियोजना का। अगला है, जनगणना 11 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो 935 था उस समय। लेकिन अभी आप देखेंगे तो अभी जो लिंग अनुपात है 2019-21 के डाटा के अनुसार, 2019-21 के डाटा के अनुसार तो 916 है। तो आप लोग इसको अब याद कर लेंगे, 916 को आप लोग याद कर लेंगे। और ये जो बाल लिंग अनुपात होता क्या है, तो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक जो भी बच्चे होते हैं, तो एक मेल पर कितना फीमेल है, इसी का लिंगा अनुपात होता है। और यह 1000 पे काउंट किया जाता है, 1000 पे काउंट किया जाता है। यानी कि जो बाल लिंग अनुपात निकाला जाता है वह 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का निकाला जाता है, कि एक बच्चे पर, यानी कि एक मेल पर कितने फीमेल है। यानी कि अगर देश में 100 लड़के हैं तो 916 क्या है, लड़कियां हैं। ये 19-21 का ये डाटा है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। 17-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना था?
तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना था, तो ये 14.2% था, 14.2% था। ये फैक्चुअल डाटा है, ठीक है। अगला है, वर्ष 17-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना था। तो मौजूदा कीमत पर, जिसको कहते हैं वर्तमान मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर, तो वर्तमान मूल्य पे कितना था, 7,87,628 था। लेकिन जब अभी हम लोग भारत की बात करते हैं, अभी हम लोग सॉरी बिहार की जब बात करते हैं, तो अभी बिहार का जीडीपी जब हम लोग करंट की बात करते हैं तो 8,54,429 है। ये वो करंट मूल्य पे है, करंट रेट पर है। इसी को जब स्थिर मूल्य यानी कि 2011-12 के बेस ईयर पर देखते हैं तो 4,64,540 है। और ये जो आप लोग को डाटा हम बता रहे हैं ये 2023-24 का है। और आप लोग पूरा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग से डाटा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये अभी जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है बहुत कम संभावना है कि पूछा जाए। हमेशा ही आप पिछले फिनेंशियल ईयर का देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, तो 24-25 में इकोनॉमिक सर्वे का डाटा किस फिनेंशियल ईयर का होगा, 23-24 का होगा मुख्यतः। तो आप देखेंगे 23-24 का ही मुख्यतः हम लोग से पूछा जाएगा। तो आप लोग अभी ये करंट मूल्य पर ये है, और बेस ईयर पर 2011-12 के बेस ईयर पर, जिसको स्थिर मूल्य पे कहते हैं, स्थिर मूल्य पे कितना है, 4,64,540 है। तो ये हम लोग के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू की गई थी। अब जैसा कि जानते हैं कि जब हम लोग प्लान की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, तो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के पांचवी पंचवर्षीय योजना तक केवल हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि गरीबी निवारण कैसे होगी, बेरोजगारी निवारण कैसा होगा। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में हम लोग जा करके गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित सभी बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित बड़े जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, यह किस फिनेंशियल ईयर में शुरू किए हैं, तो छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है, ठीक है। आप देखते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना के पहले भारत में केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, बेरोजगारी उन्मूलन की बात की जाती थी। लेकिन सरकार को यही मालूम नहीं था, छठी पंचवर्षीय योजना के बाद पहले सरकार के पास यही अनुमान नहीं था कि हम गरीब कहेंगे किसको, बेरोजगार कहेंगे किसको। तो आप देखते हैं कि गरीबी बेरोजगारी से संबंधित जितने भी बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए हैं छठी योजना में शुरू किए गए हैं। और छठी योजना में ये जो छठी योजना में ही एक शुरू किया गया है एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम, जिसको IRDP कहते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया, नहीं अंत्योदय जो अनाज दिया जाता है, तो ये अनाज वाला कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था, तो राजस्थान में शुरू किया गया था। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। वर्ष 2007 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी क्या थी, तो 5% थी। ये भी फैक्चुअल है। वह प्रथा, अच्छा ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 18-19 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो देखिए अभी तक हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की जब बात करते हैं तो हमेशा हम लोग बिलियन में बात करते हैं, जैसे अभी 700 बिलियन डॉलर के आसपास है, कुछ आसपास है। लेकिन हम लोग से पूछ किस में दिया गया है, रुपीज के संदर्भ में पूछ दिया गया है। तो कितना था उस समय, 28,55,882 करोड़ रुपया था, ठीक है। अभी कितना है, तो 53.5 लाख करोड़ है, लाख करोड़ है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, अभी जिनको एग्जाम देना है इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है,
तो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है तो कौन सा है, नाबार्ड है। यानी कि पूछा ही जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे वित्तीय संस्थान है जो प्रत्यक्ष रूप में आम जनता को ऋण प्रदान करता है। तो प्रत्यक्ष रूप में आम जनता को ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करता है, भारतीय स्टेट बैंक करता है और इलाहाबाद बैंक करता है। ये अलग बात है कि इलाहाबाद बैंक का विलय अब किस बैंक में हो गया है, इंडियन बैंक में हो गया है। इसका विलय किस में हो गया है, इंडियन बैंक में हो गया। अब इसका अस्तित्व क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो हम लोग का आंसर क्या है, नाबार्ड। नाबार्ड आपको प्रत्यक्ष रूप में आपको किसी भी प्रकार का ऋण नहीं देता है। ये अप्रत्यक्ष रूप में यानी कि क्षेत्रीय बैंक के माध्यम से, भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से यह अप्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करता है आम पब्लिक को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक न्यूनतम अनुमानित पेंशन ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह प्राप्त होगी। कितना हजार रुपया है, तो 3000 रुपया है। ठीक है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, नाबार्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग से बार बार चर्चा करते हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है यह सुझाव देता है किसको, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्री मंडलीय समिति बोलते हैं। ठीक है, तो यही अंतिम रूप में एमएसपी का निर्धारण करता है, ये सुझाव देता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, आप लोग से पहले भी चर्चा किए थे कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रोफेसर राजकृष्ण, जो कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में, राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इन्हीं के द्वारा भारत के संदर्भ में एक निगेटिव वे में, एक हम ये कहेंगे कि अपभ्रंश के रूप में एक कोटेशन दिया गया और कहा गया कि 1950 से लेकर के 1980 तक भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत का जो राष्ट्रीय आय का ग्रोथ है, वह राष्ट्रीय आय का ग्रोथ भारत में हिंदुओं की जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है उसके बराबर है। यानी कि इन्होंने जो तुलना किया था यह भारत के जीडीपी और नेशनल इनकम की तुलना हिंदू के जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि से उन्होंने तुलना किया था। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो जीडीपी से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो मोतिहारी में आयोजित किया गया था। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 30 है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 19 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कौन सा है, तो ये 30.12 इसका स्कोर है। अब स्वास्थ्य सूचकांक में है क्या, तो नीति आयोग के द्वारा पूरे देश स्तर पर एक हेल्थ इंडेक्स जारी किया जा रहा है। अब हेल्थ इंडेक्स जो जारी किया जाता है उसमें कुछ मानक रखे गए हैं कि उस राज्य में शिशु मृत्यु दर का क्या स्थिति है, जननी मृत्यु दर का क्या पोजीशन है, टीकाकरण का क्या स्थिति है, संस्थागत प्रसव की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच की क्या स्थिति है। तो यह जो नीति आयोग है, यह नीति आयोग है एक सूचकांक जारी करता है। ठीक है, और ये जो हेल्थ इंडेक्स जो तैयार किया जा रहा है ये
विश्व बैंक तथा परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग क्या करता है, एक सूचकांक जारी करता है। तो मेन हम लोग को जानना है कि इसको सहायता कौन करता है, तो विश्व बैंक और परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्या है, 30.12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही 65 तक इतना ही क्वेश्चन था इकोनॉमी से संबंधित। फिर हम लोग अब इसके आगे हम लोग फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे और संभावित क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ हम लोग क्वेश्चन का गेस हम लोग बात करेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।